प्रिय विद्यार्थियों, मैं एटा कोचिंग क्लासेस की तरफ से कक्षा 10 के हिंदी के काव्य भाग का छठा चैप्टर महादेवी वर्मा, मैं उनका जीवन परिचय इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ। और आज की क्लास में मैं महादेवी वर्मा के एक ग्रंथ है संध्या गीत, उनसे महादेवी वर्मा ने कुछ पंक्तियाँ हिमालय से इस शीर्षक नाम से ली हैं और कुछ ली हैं नीरजा नामक ग्रंथ के वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक से। तो मैं इन दोनों की आज व्याख्या बताऊंगा और मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं। पहले हैं, हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्म छु श्वेत भाल, वर्षा जाति रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, पर मल 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 जाता बतास, परे रागहीन तू हिम निधान। यानी अगर हम इसके संदर्भ लिखें तो संदर्भ में हमें लिखना है कि ये पंक्तियाँ हिंदी के महान कवित्री श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित संध्या गीत नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित हिमालय से शीर्षक कविता से ली गई। अगर हम प्रसंग लिखें इसका तो हमें प्रसंग में लिखना होगा कि इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा क्या कहना चाहेंगे। तो प्रसंग में लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवित्री ने हिमालय की चिर महानता और निर्लिप्तता का वर्णन किया है। किसका किया? निर्लिप्तता। अब देखते हैं व्याख्या। हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्म छु श्वेत भाल। स्वर्ण रश्म का अर्थ होता है सुनहरी किरण। यानी हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कवित्री ने कहा है कि हे हिमालय, तुम चिरकाल से अपनी गौरव एवं महानता को बनाए हुए हो। तुम्हारे श्वेत बर्फ से ढके हुए शिखरों पर जब सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे चारों तरफ रंगीन हंसी बिखर गई हो। यानी वर्षा जाती रंगीन हास, हास का मतलब हंसी। यानी जब तुम्हारे बर्फ़ के शिखरों पर सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तब लगता है कि जैसे चारों ओर तुम्हारी रंगीन हंसी बिखर गई हो। शैली बनता इंद्रधनुष। शैली का मतलब होता है पगड़ी। क्या होता है? पगड़ी। यानी बर्फ़ पर सुनहरी किरणें पड़ने से ऐसा मालूम होता है जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुषी रंगों की पगड़ी बांध रखी। ठीक है। परिमल मलमल जाता बतास। परिमल का मतलब होता है सुगंध, इसकी फूलों की सुगंध। ठीक है। और बतास का मतलब क्या होता है? बतास का मतलब होता है वायु। परे रागहीन तू हिम निधान। रागहीन का मतलब होता है आसक्त रहित। यानी फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु उसके शरीर पर मानो चंदन का लेप कर जाती है। किसके? हिमालय के। परंतु हिमालय इन सभी चीज़ों से निर्लिप्त है। इन सभी वस्तुओं से उसे किसी प्रकार का अनुराग नहीं है। इसलिए हे हिमालय, तू महान है। ठीक है। ये थी इसकी व्याख्या। अगर हम इसके काव्य का सौंदर्य की बात करें तो काव्य का सौंदर्य में सबसे पहले लिखते हैं भाषा। तो इसमें भाषा है खड़ी बोली। उनसे खड़ी बोली। ठीक है। अगर हम रस की बात करें तो इसमें शांत रस है। गुड़ की बात करें तो माधुर्य है। ठीक। इसी के साथ अगला देखते हैं। अगला है, अगली पंक्तियां हैं, नभ में गर्वित झुकता नशीस, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है पुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन पार। अगर हम संदर्भ सभी पंक्तियों में यही लिखेंगे। अगर हम प्रसंग की बात करें तो इसमें प्रसंग में लिखना है कि कवित्री ने इन पंक्तियों में हिमालय की कठोरता और कोमलता का वर्णन किया है। बस इतना लिख। अब चलिए देखते हैं व्याख्या। देखते हैं व्याख्या में लिखेंगे कि नभ में गर्वित झुकता नशीस। गर्वित का मतलब होता है गर्व से उठा हुआ। पर अंक लिए है दीन छार। अंक का मतलब होता है गोद। दीन छार, दीन का मतलब क्या होता है? तुच्छ। और छार का मतलब राख। कवित्री का कथन है कि हे हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तुम्हारा मस्तक किसी शक्ति के सम्मुख कभी नहीं झुकता। फिर भी तुम्हारा हृदय इतना उदार है कि तुम अपनी गोद में तुच्छ धूल को भी धारण किए रहते हो। मन गल जाता नत विश्व देख। मन गल जाता, इसका अर्थ है यानी हृदय दया से भर जाता है। तन सह लेता है पुलिस भार। पुलिस का मतलब होता है वज्र। यानी फिर भी तुम्हारा हृदय इतना उदार है कि तुम अपनी गोद में तुच्छ धूल को भी धारण किए हुए हो।
तन सह लेता पुलिस बार, यानी संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तुम्हारा कोमल हृदय पिघलकर सरिताओं के रूप में यानी नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगता है। हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर पुलिस बार यानी वज्र से आघात सहकर भी विचलित नहीं होते हो। कितने मृद, कितने कठिन प्राण। इस प्रकार तुम हृदय से कोमल और शरीर से कठोर हो। अगर हम इसमें काव्य का सौंदर्य लिखें तो इसमें भाषा खड़ी बोली, खड़ी बोली। अगर रस की बात करें तो शांत है, गुड़ की बात करें तो माधुर्य है। अच्छा, अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कितने मृद, कितने कठिन प्राण, इसमें क्या है? अनुप्रास। अनुप्रास, अनुप्रास भी है और कहीं कहीं विरोधाभास अलंकार भी है। इसी के साथ अगला देखते हैं। अगला है, टूटी है तेरी कब समाध, झंझा लौटे सतहार हार, बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़की पुकार, सुख में विरक्त दुख में समान। अगर हम इसके संदर्भ की बात करें तो संदर्भ पहले बता ही दिया है। अगर हम प्रसंग इसका लिखें तो प्रसंग में लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में श्रीमती माधवी वर्मा ने हिमालय की दृढ़ता तथा उसके हृदय की कोमलता का सुंदर चित्रण किया है। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, टूटी है तेरी कब समान, झंझा लौटे सतहार हार हार। झंझा का मतलब होता है आंधी, सत का मतलब होता है सैकड़ों। यानी महादेवी जी ने हिमालय को एक समाधि यानी समाधि के रूप में, मतलब समाधि लगाए हुए योगी के रूप में देखा है। नहीं, माधवी वर्मा ने हिमालय को एक समाधि लगाए हुए योगी के रूप में देखा और वे कहती हैं कि हे हिमालय, सैकड़ों आंधी तूफान तुमसे टकराते हैं और तुम्हारी दृढ़ता के सम्मुख हार मानकर लौट जाते हैं, लेकिन तुम अपनी समाधि में लीन रहते हो। बह चला द्रगों से किंतु नीर, द्रग का मतलब क्या होता है? नीर, और नीर का मतलब पानी। सुनकर जलते कड़की पुकार, जलते कड़की पुकार इसका मतलब है यानी धूप से तृप्त धूल के कणों की पुकार, यानी व्यथा। यानी इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुच्छ धूल के जलते हुए कड़ की पुकार सुनकर वह चला द्रगों से किंतु नीर, तुम्हारी आंखों से करुणा के आंसू जलधारा यानी नदियों के रूप में बहने लगते हैं। अर्थात तुम्हें दृढ़ता है पर हृदय की कोमलता भी है। तुम्हारी सुख भोग में आसक्त नहीं है, इसलिए हे हिमालय, सुख में विरक्त दुख में समान। तुम सुख और दुख दोनों में एक समान रहते हो। यह समत्व की भावना तुम्हारी उच्चता की कोटक है, इसलिए हे हिमालय तुम महान हो। ठीक है। अगर हम काव्य का सौंदर्य की बात करें तो इसमें भी खड़ी बोली है, भाषा खड़ी बोली है, रस शांत है, गुण माधुर्य है। अब अगला देखते हैं। अगला है, मेरे जीवन का आज मोह तेरी छाया से हो मिला, तन तेरी साधकता चूले, मन ले करुणा की था ना, उर में पावस द्रग में बिहान। यानी अगर हम इसके प्रसंग की बात करें, प्रसंग तो प्रसंग में लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवित्री हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए अपने जीवन को हिमालय के समान ढालना चाहते हैं। कैसे? तो व्याख्या में लिखते हैं। व्याख्या, मेरे जीवन का आज मोह तेरी छाया से हो मिला, यानी महादेवी जी अपने जीवन को हिमालय की छाया में मिला देना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वे हिमालय के सद्गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहते हैं, इसलिए वे हिमालय से कहती हैं, तन तेरी साधकता छूले। साधक का मतलब साधना का गुण। यानी मेरी कामना है कि मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से भरपूर हो और हृदय में तुम्हारी तरह करुणा का सागर भर जाए। यानी मन ले करुणा की था ना, यानी तुम्हारी तरह मेरे हृदय में भी करुणा का सागर भर जाए। मेरे हृदय में तुम्हारे जैसी करुणा की बरसात के कारण समस्ता बनी रहे। यानी उर्मे पावस, उर का मतलब क्या होता है? हृदय, और पावस का मतलब होता है बरसा। द्रग माने नेत्र, बिहान माने प्रातः। यानी मेरे हृदय में तुम्हारे जैसी करुणा की बरसात के कारण सरसता बनी रहे, परंतु आँखों में ज्ञान की ज्योत जगमगाती रहे। द्रग में बिहान, यानी आँखों में ज्ञान की ज्योत जगमगाती रहे। अगर हम काव्य का सौंदर्य की बात करें तो इसमें भी खड़ी बोली है, भाषा में खड़ी बोली लिखेंगे।
रस में शांत लिखेंगे, शांत रस है। गुण माधुर्य लिखेंगे। अगर कोई छंद पूछे तो ये छंद है अत्वकांतमो। कौन सा? अत्वकांत। यानी इस छंद, इन पंक्तियों में कोई तो ये तो था माधवी वर्मा की तो संध्या गीत से हिमालय से कहकर उन्होंने जो पंक्तियाँ ली थी वो थी। अब हम चलते हैं जो नीरजा ग्रंथ से माधवी वर्मा ने वर्षा सुंदरी के प्रति जो पंक्तियाँ ली हैं उनका अर्थ बताते हैं। तो चलिए पहले हैं वर्षा सुंदरी के प्रति। रूपस तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभ केश पास, नव गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात, कंपित हैं तेरे सजल अंग, सहरा सा तन है सद्य स्नान, भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदों कर विदित लाश, रूपस तेरा घन केश पास। यानी अगर हम इसके संदर्भ की बात करें, इसकी संदर्भ, तो यहाँ हमें संदर्भ लिखना पड़ेगा। तो संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ माधवी वर्मा द्वारा रचित नीरजा नामक ग्रंथ से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक काव्यकंठ में संकलित वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक कविता से अवतरित हुई है। अगर हम इसके प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में हमें लिखना है कि कवित्री जी ने इन पंक्तियों में क्या कहा है। तो यहाँ कवित्री ने वर्षा का सुंदरी नायिका के रूप में चित्रण करके उसके सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन किया है। यानी कवित्री जी ने जो वर्षा को एक सुंदर नायिका के रूप में माना है और उसका बड़ा अच्छे तरीके से वर्णन किया है। तो कैसा किया वो व्याख्या में लिखते हैं। अब हम लिखेंगे व्याख्या। तो व्याख्या क्या है? रूपस तेरा घन केश पास। रूपस का मतलब होता है सुंदरी, घन का मतलब होता है बादल, और केश पास का मतलब होता है, केश माने केश पास का अर्थ होता है बालों का समूह। श्यामल श्यामल कोमल कोमल, यानी कवित्री माधवी वर्मा वर्षा सुंदरी को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तेरा बादल रूपी काले काले बालों का समूह अत्यधिक सुंदर है, लहराता सुरभ केश पास, यानी तुम्हारे कोमल काले और सुगंधित बाल हवा में लहरा रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि वायु से लहराते हुए बादल ही तुम्हारे सुंदर बाल हैं। नव गंगा की रजत धार, रजत का मतलब होता है चांदी। धो आई क्या इन्हें रात, यानी कवित्री जी पूछती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, क्या तुम अपने इन बालों को रात में आकाश गंगा की चांदनी के समान उजली जलधारा में धोकर आई हो? कंपित हैं तेरे सजल अंग, सहरा सा तन है सद्य स्नान। सद्य स्नान का मतलब क्या होता है? तत्काल स्नान की हुई, यानी जिसने तुरंत स्नान किया, सद्य स्नान। यानी क्योंकि तुम्हारे संपूर्ण अंग जल से भीगे होने के कारण शीत से यानी सर्दी से कांप रहे हैं। तुम्हारे रोमांचित और सहरते शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अभी स्नान करके आए, क्योंकि भीगी अलकों के छोरों से, भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदों के विविध लाश। अलकों का मतलब होता है बाल। क्या होता है? बाल। चूती, चूती का मतलब होता है टपकते हुए। लाश का मतलब होता है वो डेड बॉडी नहीं, लाश का मतलब होता है आनंदपूर्वक नृत्य। यानी कहने का मतलब है कि तुम्हारे भीगे बालों से जल की बूंदें नृत्य करते हुए नीचे टपक रही हैं। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी घने बालों का समूह बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। ठीक है, ये थी इनकी व्याख्या। अगर हम काव्य के सौंदर्य में भाषा देखें तो भाषा इनकी खड़ी बोली है। कैसे है? खड़ी बोली। अगर हम शैली देखें, यानी कैसी शैली है इनकी, तो चित्रात्मक है, यानी बिल्कुल एक चित्रात्मक ढंग से इनने वर्णन किया।
अगर हम रस की बात करें तो यहाँ ज़्यादातर श्रृंगार की बातें हुई हैं, तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। कौन सा है? श्रृंगार रस। अगर हम छंद की बात करें तो अतुकांत छंद है। कौन सा है? अतुकांत छंद, यानी कोई तुक नहीं है इनके छंद में, यानी अंत में जिस अक्षर पे तोड़ना चाहे उस अक्षर पे तोड़ दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सौरभ भीनी झीना गीला, लिपटा मृद अंजन सा दुकूल, चल अंचल में झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण कुल, दीपक से देता बार बार, तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूपस तेरा घन केश तास। तो इसमें संदर्भ वही है जो इससे पहले वाले बताया। अगर प्रसंग की बात करें तो इसमें महादेवी जी वर्मा कहना चाहते हैं कि वर्षा सुंदरी के श्रृंगार का अद्भुत वर्णन किया है इसमें महादेवी वर्मा। तो कैसे किया है वो अब अगले व्याख्या में देखते हैं। अब लिखेंगे हम इसकी व्याख्या। तो देखिए, सौरभ भीनी झीना गीला। सौरभ मतलब होता है सुगंध। क्या होता है? सुगंध। भीना का मतलब सुरभित हुआ, ये बहुत अच्छा, सुरभित हुआ। झीना मतलब पतला, और गीला मतलब भीगा हुआ। लिपटा मृद अंजन सा दुकूल। अंजन का मतलब क्या होता है? काजल। और दुकूल, दुकूल का मतलब होता है रेशमी वस्त्र या दुपट्टा, यानी रेशमी वस्त्र कहो या दुपट्टा, दुकूल को कहते हैं। यानी सावित्री जी कहती हैं कि हे वर्षा रूपी नायिका, तुमने बादलों के रूप में एक सुगंधित, पारदर्शक और कुछ गीला एवं हल्के काले रंग का झीना रेशमी वस्त्र धारण किया हुआ। ठीक है ना? यानी हे वर्षा रूपी नायिका, यानी वर्षा को क्या मान लिया? एक नायिका, एक महिला मान लिया है। तो तुमने बादलों के रूप में एक सुगंधित, पारदर्शक, कुछ गीला एवं हल्के काले रंग का, यानी काजल की तरह हल्के काले रंग का झीना रेशमी वस्त्र धारण कर लिया है। चल अंचल में झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण को। चल का मतलब हिलते हुए, चल का मतलब क्या? हिलते हुए या चलाना। अंचल यानी गोद में। झरझर झरते, झरझर झरते, पथ के जुगनू के स्वर्ण को। पथ में जुगनू के स्वर्ण को, यानी जुगनू रूपी सुनहरे फूल। कैसे? जुगनू रूपी सुनहरे फूल, यानी ये कहना चाहती हैं कि आकाश में चमकने वाले जुगनू ऐसे लग रहे हैं मानो तुम्हारे हिलते हुए आंचल से मार्ग में सोने के फूल झर रहे हैं। दीपक देता बार बार, यानी बादलों में चमकती बिजली की तुम्हारी उज्ज्वल चितवन है। तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, यानी जो जुगनू इधर उधर उजाला कर रहे हैं दीपक की तरह, वो उस आकाश में चमकती बिजली की तरह एक उज्ज्वल चितवन सी महसूस होती है। तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूपस तेरा घन केश तास। यानी अपनी ऐसी सुंदरता दृष्टि किसी पर डालती हो तो उसके मन में प्रेम के दीपक जगमगाने लगते हैं। अर्थात हे रूपवती वर्षा सुंदरी, तुम्हारी बादल रूपी केश राशि, यानी केश बालों का झुंड अत्यधिक सुंदर है। अगर हम इसमें भी भाषा की बात करें तो खड़ी बोली है, खड़ी बोली। हाँ, अगर शैली की बात करें तो शैलियाँ चित्रात्मक है, चित्रात्मक भी है और प्रतीकात्मक भी है। प्रतीकात्मक। रस श्रृंगार है, क्योंकि यहाँ पर भी श्रृंगार की बात है। ठीक। अगर हम यहाँ पे अलंकार की बात करें तो तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, अगर इसमें पूरे में देखा जाए तो रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार। ठीक है। एक और है मृद अंजन सा दुकूल, इसमें सा आया, मृद अंजन सा दुकूल। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें उपमा अलंकार है। इसी के साथ अगला देखते हैं। उच्च बसित वक्ष पर चंचल है, बक पांतों का अरविंद हार, तेरी निश्वासें छू भूको, बन जाती मलयज बया, केकी रव की नूपुर धुनसन, जगती जगती की मूक प्यास, रूपस तेरा घन केश तास। उच्च बसित, उच्च बसित का मतलब होता है सांस के कारण ऊपर नीचे उठना। बच्च यानी छाती, बच्च का मतलब क्या होता है? सीना, छाती। चंचल चलायमान। बक पांतों, बक पांतों यानी बक का मतलब होता है बगुला, और पांतों का मतलब क्या होता है? पंक्ति। अरविंद हार, अरविंद का मतलब होता है कमल, और हार का मतलब माला। यानी हे वर्षा रूपी सुंदरी,
सांस लेने के कारण ऊपर उठे हुए तथा कंपित तेरे वक्ष स्थल यानी सीना पर आकाश में उमड़ते हुए बगलों रूपी पंक्तियों में श्वेत कमलों का हार हिलता हुआ मालूम पड़ रहा है। तेरे निश्वासे छू भूको बन जाते मलयज बयार, बन जाते मलयज बयार। मलयज का मतलब क्या होता है? निश्वास का मतलब होता है यानी बाहर निकलने वाली श्वास। निश्वास का मतलब क्या होता है? जो बाहर हवा छोड़ते हैं, बाहर निकलने वाली श्वास। मलयज, मलयज का मतलब होता है चंदन, यानी चंदन के पर्वत से आने वाली हवा, उसको बोलते हैं मलयज, मलयज बयार। ठीक है, यानी जब तुम्हारे मुख से निकली बूंद रूपी सांसें पृथ्वी पर गिरती हैं तो उनके पृथ्वी से स्पर्श होने वाली एक प्रकार की महक उस मलियागिर की सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। ठीक है, के की रव की नृपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास, यानी के की रव, के की का मतलब होता है मोर। क्या होता है? मोर, यानी मोर की ध्वनि। नूपुर का मतलब होता है, यहाँ पे नूपुर होगा, नूपुर का मतलब होता है पायल। ठीक है, जगती जगती यानी जागृत होती है। ठीक है, जगती जगती की मूक प्यास। जगती जगती एक का तो अर्थ है संसार से है और जगती जागृत होती है, यानी तुम्हारे आगमन पर चारों ओर नृत्य करते हुए मोरों की मधुर धुन सुनाई पड़ने से जो कि तुम्हारे पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं के समान महसूस पड़ती है, जिसे सुनकर लोगों के मन में मधुर प्रेम की प्यास जागृत होने लगती है। यानी कहने का मतलब ये है कि मोरों की मधुर आवाज़ से वातावरण में जो मधुरता छा जाती है वह लोगों को आनंद और उल्लास से जीने की प्रेरणा प्रदान करती है। यानी उनके हृदय में मौन रूप में छिपा हुआ प्यार स्पष्ट रूप धारण कर लेता है, जो कि उनके जीने की इच्छा को दर्शाता है। इसलिए रूपस तेरा घन के इस पास, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारी बादल रूपी बालों की रास अत्यधिक सुंदर है। ठीक है, इसमें भी अगर हम भाषा की बात करें तो इसमें भी भाषा खड़ी बोली है, शैली की बात करें तो इसमें भी चित्रात्मक है, रस की बात करें तो इसमें भी श्रृंगार की बात हुई है। ठीक है, और छंद की बात करें तो छंद भी इसमें समझ में आ रहा है, अतुकांत छंद है। कैसा? अतुकांत, यानी कोई तुक नहीं है, अतुकांत मुक्त है ये, कोई तुक नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है और अंतिम है। इन स्निग्ध लटों से छादे तन पुलकित अंकों में भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुम्बन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलरा देना बहला देना यह तेरा शिशु जग है उदास, रूपस तेरा घन के पास। अगर हम इसमें प्रसंग की बात करें, इसकी प्रसंग की, तो इन पंक्तियों में माधवी वर्मा ने वर्षा रूपी सुंदरी को एक माता के रूप में चित्रण किया। किसके रूप में? माता के। कैसे किया वो व्याख्या में बताएंगे। चलिए व्याख्या देखते हैं। इन स्निग्ध लटों से छादे तन पुलकित अंकों में भर विसा। स्निग्ध यानी चिकनी, लटों यानी बालों की लट, तन माने शरीर, छा माने छा जाना, पुलकित यानी रोमांचित, अंक यानी गोद में भर विशाल, यानी कवित्री वर्षा रूपी सुंदरी से आग्रह करती हैं कि हे सुंदरी, तुम अपने कोमल बालों की छाया में इस संसार रूपी अपने शिशु को समेट लो। झुकता सस्मित शीतल चुम्बन से, यानी सस्मित का मतलब क्या है? मुस्कुराते हुए। कैसे? मुस्कुराते हुए, यानी उसे अपनी रोमांचित एवं संसार रूपी उसे अपने रोमांचित एवं विशाल गोद में रखकर उसका सुंदर मस्तिष्क अपने बादल रूपी बालों से ढककर अपने हंसी युक्त शीतल चुम्बन से चूम लो। अंकित कर उसका मृदुल भाव, अंकित मतलब चिन्हित करना, मृदुल सुंदर, भाल माने मस्तिष्क, यानी उसे अपनी गोदी में लेकर बादल रूपी बालों से ढककर हंसी रूपी शीतल चुम्बन से उसके मस्तिष्क को चूम लो। यानी तुम्हारे बादल रूपी बालों की छाया से मधुर चुम्बन
और दुलार से इस संसार रूपी शिशु का मन बहल जाएगा। दुलरा देना, बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास। यानी दुलराना का मतलब होता है प्यार करना। क्या होता है? प्यार करना। शिशु जग, शिशु जग का मतलब है संसार रूपी बालक। यानी मधुर चुम्बन और दुलार से इस संसार रूपी शिशु का मन बहल जाएगा और उसकी उदासी दूर हो जाएगी। रूपस तेरा घन केश पास, हे वर्षा काली केश रास तेरी बड़ी मोहक लग रही है। यानी वर्षा में मातृत्व का जीवन का सचित्र चित्रण तथा बच्चे के प्रति माता के कर्तव्य को समझाया है इसमें। वैसे एक बात कहें, प्रकृति का ऐसा सुंदर चित्रण कम ही देखने को मिलता है। और जिन्होंने इस पंक्ति को लिखा है उन कवित्री के लिए हम सब बहुत आभारी हैं, क्योंकि एक लाइन में ही बता दिया है कि प्रकृति का ऐसा सुंदर चित्र कम ही देखने को मिलता है। सौभाग्य है जो आज हम पढ़कर उस चीज़ को देख रहे हैं। अगर हम इसके काव्य के सौंदर्य की बात करें तो इसमें भी खड़ी बोली है। शैली की बात करें तो शैली चित्रात्मक है और भावात्मक है। चित्रात्मक मतलब जब हम पढ़ते हैं और इसका अर्थ निकालते हैं तो हमारे अंदर एक चित्र बन जाता है कि हाँ ऐसा होता है। अगर हम रस की बात करें तो यहाँ श्रृंगार रस के साथ साथ श्रृंगार भी है, और जहाँ बच्चे की बात की है तो वात्सल्य रस भी है। कौन सा है? वात्सल्य। जहाँ बच्चे के लाड़ दुलार की बात की जाए वो वात्सल्य रस होता है। अगर हम गुण की बात करें तो माधुर्य है, माधुर्य गुण है। अगर हम छंद की बात करें तो अत्वकांत मुक्त छंद है, अत्वकांत मुक्त छंद। इसी के साथ ये 6वां चैप्टर महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और इनकी जो पंक्तियों व्याख्या हैं वो मैंने 2 क्लासों में बता दी हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।